वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डबकरा मैथ क्लासेस। मैं दीपक डबकरा आप सभी का डबकरा मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने जनरल साइंस का फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें पहले पार्ट में अपन ने मापन से रिलेटेड कुछ चीज़ें को समझा था, पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे पार्ट में मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन गति, यानी गति में क्या क्या होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है और किस किस प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल से लेकर एक बेसिक चीज़ें तक क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों की अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिकी या मैकेनिक्स जो होता है। तो मैकेनिक्स के दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स जिसे स्थितिकी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है डायनामिक, ठीक है, जिसे गतिज कहा जाता है। ठीक है, ये दो पोर्शन मेन मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो स्टैटिक्स का जो पोर्शन होता है, इसमें आप जनरली स्थितिज अवस्थाओं से रिलेटेड चीज़ों की अध्ययन करते हैं, और जो डायनामिक का पोर्शन होता है, इसके अंदर आप बल, मोशन यानी कि गति, इन सारी चीज़ों का स्टडी या अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ मैकेनिक्स के अंदर ये जो दो पोर्शन, इसमें सबसे मुख्य चीज़ होती है इनकी अवस्थाएं। ठीक है, कि गतिज अवस्था में गति क्या होती है या स्थितिज अवस्था में स्थिति से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थितिज अवस्था। ठीक है, स्थितिज अवस्था, स्थितिज अवस्था क्या होती है, स्टैटिक पोजीशन या स्थितिज अवस्था। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो समय के साथ, ठीक है, ध्यान देना वर्डों पे, ऐसी कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समय के साथ अवस्था में परिवर्तन ना करें, अवस्था में परिवर्तन ना करें। ऐसी कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रही है, उस वस्तु की अवस्था क्या कहलाती है, स्थितिज अवस्था। ठीक है, या स्टेट इन रेस्ट जिसे कहा जाता है, विराम की अवस्था भी इसे कहते हैं। ठीक है, विराम की अवस्था भी इसे कहा जाता है। कब? जब समय के साथ वस्तु के स्थान में या अवस्था में परिवर्तन नहीं हो। जैसे इसका एक ग्राफ देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन यानी कि स्थिति और समय के ग्राफ की बात करते हैं, समय के ग्राफ की बात करेंगे तो कोई वस्तु है स्थितिज अवस्था में कब होगी, जब आप देखते हैं कि ये 12 बज रहा है, ये 1 बजे हैं, ये 2 बजे का टाइम है, ये 3 बजे और ये 4 बजे का। इस प्रकार से आपका टाइम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बट समय बढ़ने के साथ साथ, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये तीसरी पोजीशन है एंड ये 4th पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो समय बढ़ने के साथ साथ नहीं बदल रही है। ठीक है, देखिए पहली पोजीशन, पहली जब 1 बजा था तब भी ये वस्तु यहीं थी, जब 2 बजा है तब भी ये वस्तु यहीं है, जब 3 बजा है तब भी यह वस्तु यहीं है, और जब 4 बजा है तब भी यह वस्तु यहीं है। यानी कि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो उस अवस्था को कहा जाता है स्थितिज अवस्था। और जब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस को पहले पढ़ा जाता है, तो ये होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। जब आप इसका बनाएंगे तो यह हमेशा इसका स्लोप जो होगा, ठीक है, इसकी ढाल जो होगी वो हमेशा एक सीधी रेखा होगी, यानी इसका स्लोप हमेशा 0 डिग्री होता है। किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको विराम की अवस्था शो करना है, विराम की अवस्था को दर्शाने के लिए, विराम की अवस्था को दर्शाने के लिए जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। यानी कि ये लाइन हमेशा समय वाली लाइन के समांतर होती है या पैरेलल होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, कोई भी रुकी हुई चीज़ ले लिए, जैसे एक रुका हुआ बस है या रुकी हुई बस है। ठीक है, तो ये रुकी हुई बस जब तक इसको आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे यहीं रहेगी। मतलब 1 बजे भी यहीं रुकी हुई है, 2 बजे भी यहीं है, 3 बजे भी यहीं है, 4 बजे भी यहीं है। तो यह अवस्था इसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज अवस्था। या फिर आप बोल सकते हैं एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, वो कभी भी मोशन नहीं करेगा, तो वो कौन सी अवस्था में होगा, विराम की अवस्था में होगा या स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये पहली अवस्था होती है आपके मैकेनिक्स के अंदर
दूसरी अवस्था की बात करते हैं जिसे कहते हैं गतिज अवस्था। ठीक है, सेकंड प्रकार की कंडीशन जो होती है, सेकंड अवस्था, उसे कहते हैं गतिज अवस्था। स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था या गतिज अवस्था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु या पिंड गतिज अवस्था में कहलाता है, बॉडी। ठीक है, पिंड यानी कि इंग्लिश में आप बॉडी यूज़ करते हैं, गतिज अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है वस्तु की स्थिति भी बदल रही है। जैसे कि एक लड़का है दौड़ता हुआ, ठीक है, इस प्रकार से कोई लड़का दौड़ रहा है, तो हर एक समय पर एक, जैसे 12 बजे यहाँ है, 1 बजे यहाँ है, 2 बजे यहाँ है, तो हर एक समय पर वह एक नई पोजीशन पे होगा, नई स्थिति पर होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है। ठीक है, इसको अपन पोजीशन टाइम ग्राफ में देखते हैं कि ये कैसे शो होता है। तो देखिए ये आपका पोजीशन है एंड ये टाइम का एक्सिस है जनरली। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ कहा है तो पहली वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पर होती है। अगर आपको टाइम पोजीशन ग्राफ बोल दे, टाइम पोजीशन ग्राफ, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, आपका टाइम इधर आएगा देन पोजीशन इधर आती है। ठीक है, तो जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है, स्थिति समय का ग्राफ जो है वो हमेशा इस प्रकार से बनेगा। पहले स्थिति जो होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर होगी और समय जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज ये 12 बजे का टाइम था, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। ठीक है, ये अलग अलग समय हो रहा है। पहले वस्तु यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद वस्तु यहाँ पर आ गई, थोड़ी देर बाद वस्तु यहाँ पर आ गई, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई। यानी कि पहले केस में वस्तु की पोजीशन ये है। ठीक है, दूसरे केस में आप देखेंगे वस्तु की पोजीशन यहाँ है, तीसरे में आप देखेंगे वस्तु की पोजीशन यहाँ है। ठीक है, और चौथे में आप देखेंगे वस्तु की पोजीशन यहाँ है। तो आप देखते हैं कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है। देखिए 1 से 2 बजा, 2 से 3, 3 से 4, तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, ये वस्तु की फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ पोजीशन। ठीक है, स्थिति जो है वह भी बदलती जा रही है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वस्तु की स्थिति भी बदलती जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गतिज अवस्था में समय बदलने पर या समय के साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। तो वह अवस्था जिसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, गति की अवस्था कहलाती है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज हो रहा है तो वह विराम की अवस्था होगी, और अगर समय के साथ साथ पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो वह विराम की अवस्था होगी। अगर चेंज हो रहा है तो गतिज अवस्था, चेंज नहीं हो रहा है तो वह विराम की अवस्था। पोजीशन टाइम ग्राफ में आगे देखते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया है और पोजीशन टाइम ग्राफ में ये ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है। आपसे ऑप्शन दे देंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था, विराम की अवस्था। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन होगा नो कमेंट्स, कुछ कह नहीं सकते, या फिर नॉट पॉसिबल, कि यह ऐसा ग्राफ संभव नहीं है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देकर कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द
दिस ग्राफ शोज, यह ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या यह ग्राफ दर्शा रहा है। तो आपको जब भी कोई भी ग्राफ मिले, आपको करना क्या होता है, आपको हर बिंदु से आप 2 पॉइंट डालिए, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, ठीक है। हमेशा जब भी किसी ग्राफ को फाइंड आउट करना हो, एक बिंदु से 2 पॉइंट डालिए, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। जब आप इस बिंदु से पॉइंट डालेंगे तो यह इस प्रकार से दोनों एक्सिस पर जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पोजीशन पर एक पोजीशन आ गई, समय पर एक समय आ गया, ये पहला पॉइंट जब आपने डाला, ठीक है। जब आप दूसरे पॉइंट से डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो ये भी यहीं आ रहा है। तो ये समय ही मान लो कोई एक समय था आपका लाइक 2 बजे, ठीक है, समय एक्सिस पर कोई एक समय था और ये एक पोजीशन है लाइक पहली पोजीशन और ये आपकी सेकेंड पोजीशन, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। अब आपसे पूछा था ये समय क्या शो कर रहा है, तो आप देखिए एक समय है आपके पास 2 बजे, समय आपको दिख रहा है, समय की वैल्यू एक ही आपके पास आई है दोनों पॉइंट से। तो एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग पोजीशन, क्या यह संभव है कि आप एक ही समय पर, ठीक है, लाइक 2 बजे दिल्ली में भी उपस्थित हो और मुंबई में भी उपस्थित हो, ठीक है। एक ही समय पर वस्तु या कोई भी व्यक्ति 2 जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता। तो न तो यह विराम की अवस्था है, न स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। नो कमेंट, नहीं बोल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यह क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, यह ग्राफ संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक समय पर वस्तु की 2 अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। एक ही समय पर आप एक बार लंदन में और एक बार इंडिया में सेम टाइम पर आप प्रेजेंस नहीं हो सकते, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि सेम टाइम पर व्यक्ति की 2 अलग अलग स्थितियां नहीं हो सकती, इसलिए यह ग्राफ संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यह अनंत चाल को बताता है। किसी व्यक्ति की चाल अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट स्पीड अगर हो, तो इनफाइनाइट स्पीड का मतलब है बहुत ज़्यादा स्पीड है, अनंत स्पीड अगर जो हो जाएगी तो उस केस में ये ग्राफ पॉसिबल होता है, ठीक है। बट वो जनरली नहीं होती, इनफाइनाइट स्पीड किसी चीज़ की नहीं होती है कि आंखें बंद करो और यहाँ और आंखें बंद करो और वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यह ग्राफ जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। देखिए पोजीशन टाइम में एक और ग्राफ आपसे लेट सपोज क्वेश्चन पूछा है कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये आपका पोजीशन है और ये टाइम है। पोजीशन टाइम ग्राफ में इस प्रकार से एक ग्राफ बना दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा है कि यह ग्राफ शो करता है, यह ग्राफ दर्शाता है क्या, वही 4 ऑप्शन है, ठीक है। विराम की अवस्था, गतिज अवस्था या संभव नहीं है, ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, लेट सपोज। बताइए जल्दी से ट्राई कीजिए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था 2 पॉइंट्स ले लीजिए कहीं भी इस प्रकार से। तो अगर इन 2 पॉइंट पर आप पोजीशन बनाएंगे तो पोजीशन तो आपकी 2 अलग अलग आ रही है, बट अगर आप टाइम देखेंगे, ठीक है, तो वही कंडीशन हो गई वापस से 2 बजे। कोई भी एक समय ले लीजिए, तो कि 2 बजे इस वस्तु की वापस से 2 अलग अलग स्थितियाँ आ रही है, ठीक है। तो सेम कंडीशन के एक ही समय पर 2 अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए यह ग्राफ क्या होगा, संभव नहीं होगा, ठीक है। यह ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि देखो ये फर्स्ट पोजीशन है एंड ये सेकंड पोजीशन है, 2 अलग अलग पोजीशन दिख रही है, टाइम क्या है, सेम। तो सेम टाइम पर 2 अलग अलग पोजीशन संभव नहीं है, बिकॉज इट शोज इनफाइनाइट स्पीड, ठीक है, क्योंकि यह अनंत चाल को दर्शाता है, इसलिए यह ग्राफ संभव नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की, ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस को समझने के लिए देखिए, आपके पास ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच की लेंथ या लंबाई जो होती है
वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं, दूरी जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, रास्ते पर निर्भर करती है। ठीक है, रास्ते पर निर्भर करती है। कैसे करती है, देखिए अगर मैं बात करूं ए से बी तक की, तो ए से बी के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। जैसे आप इस प्रकार से गए तो ये लंबाई अलग होगी, लेट सपोज 100 मीटर। ठीक है, अगर आप इस रास्ते से गए इस प्रकार से तो ये लंबाई कुछ अलग है। आपने ये वाला रास्ता लिया, ये लंबाई कुछ अलग है। ये रास्ता लोगे, ये लंबाई कुछ अलग होती है। तो आप कह सकते हैं कि हर लंबाई जो है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो हमेशा अलग अलग होती है। किस पर डिपेंड करती है, वो रास्ते पर। आप जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते की लंबाई को ही दो बिंदुओं के बीच की क्या कहा जाएगा, दूरी। तो दूरी हमेशा पाथ डिपेंडेंट होती है, रास्ते पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट, इसको मीटर में नापते हैं। ठीक है, दूरी की जो यूनिट होती है उसे मीटर कहा जाता है। दूरी की एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, इसका सिंबल m होता है और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि क्या, जो नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला कि 10 मीटर चलना है। अब 10 मीटर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लाइक यहाँ से 10 मीटर आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर इधर इधर, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। 10 मीटर इज द डिस्टेंस, 10 मीटर एक दूरी है, तो इसमें कहीं भी दिशा नहीं आ रही है। तो दूरी हमेशा दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए इसे एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती थी। तो ऐसी राशियाँ जो दिशा पर निर्भर नहीं करती थी उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। तो इसलिए दूरी एक अदिश राशि होती है। क्योंकि आपको बोला 10 मीटर चलना है तो आप 10 मीटर चल सकते हैं, बट 10 मीटर कहाँ चलना है ये नहीं बताया। डेट मीन्स दूरी का मेजरमेंट तो हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ रहा है 10 मीटर, पर डायरेक्शन नहीं आ रही है। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के कई मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ए से बी जाना था, तो ए से बी के कई रास्ते हो सकते हैं। 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 100, XYZ, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने रास्ता चेंज किया तो दूरी भी अलग हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी के कई मान हो सकते हैं। कई मान हो सकते हैं। कहाँ की दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मेज़र करना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के कई मान संभव है। ठीक है, एक से ज़्यादा मान भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ए से बी जाने के अगर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तो हर रास्ते की लंबाई अलग अलग होगी, तो रास्तों के कई मान हो सकते हैं दूरी के। ठीक है, होप तो सबको समझ में आया होगा। दूरी के साथ ही इसका सेकंड पोर्शन होता है जिसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बोला कि आपको ए से बी जाना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आपको ए से बी जाना है, बट ए से बी जाने के आपने देखा था कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो उन कई सारे रास्तों में जो सबसे मिनिमम लंबाई का रास्ता होगा, ठीक है, मिनिमम लंबाई का रास्ता, न्यूनतम दूरी वाला रास्ता, न्यूनतम दूरी वाला रास्ता, ठीक है, लेंथ, पाथ ऑफ मिनिमम लेंथ, पाथ ऑफ
मिनिमम लेंथ, सबसे न्यूनतम दूरी का जो रास्ता होगा। जैसे आप देख रहे हैं ए से के बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यही होगी, क्योंकि बाकी कोई भी रास्ता ले लो उसकी दूरी हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो ये है। तो ये जो है, अगर आपको ए से बी जाना है, अगर न्यूनतम दूरी पर जाना है तो आपको हमेशा दिशा दिखानी होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपको किसी शहर में जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पास से जाना है, तो आपको बताना होगा कि उधर होके जाइए, उस सिटी की तरफ होके जाइए, वो आपका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। तो आपको यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा कि 10 मीटर बी की तरफ। ठीक है, बी की तरफ बोल के आप क्या कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। बी की तरफ बोलकर आपने दिशा दिखा दी, तो इसका मतलब ये कौन सी राशि हो जाएगी, यह सदिश राशि होती है। ठीक है, विस्थापन जो होता है वह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, सदिश राशि होती है और पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा एक ही होती है। तो इसका केवल एक ही मान संभव होता है, केवल एक ही मान संभव है। ठीक है, इसका केवल एक ही मान संभव होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आप देखेंगे कि इसका केवल और केवल एक ही मान संभव होता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है इस प्रकार से। ठीक है, आपको ए से सी जाना है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, आपको ए से सी तक जाना है। लेट सपोज ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो अगर टोटल लेंथ की बात करोगे ए से सी जाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से आप टोटल लंबाई की बात करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। ठीक है, बट ये आपकी आएगी दूरी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यह ए से सी का न्यूनतम रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी को देखेंगे तो वो हमेशा ये वाला रास्ता होगी। ए से सी की न्यूनतम दूरी हमेशा ये वाला रास्ता होगी, ए टू सी, इस प्रकार से। और इसको आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, ये आपके इस ट्राइंगल का लंब है। ठीक है, ये आधार होता है, बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप देखेंगे आपको कर्ण का वर्ग निकालना है। कर्ण को अपन नाम दिया है ए सी, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, =4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा √25, यानी कि ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, देखिए ये दूरी 4 थी, ये 3 थी, तो ये हाइपोटेनियस यानी कि ए सी की लंबाई कितनी आ गई, 5। बट इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप इसको दर्शाएंगे तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हमेशा इस प्रकार से एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। AC की लेंथ कितनी आ गई, 5, तो AC के ऊपर इस प्रकार से एरो लगाया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए हमेशा एक एरो का यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 5 जो है यहाँ की ए से सी की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो अब चाहे रास्ता हो या मत हो, हमेशा न्यूनतम दूरी यही रहेगी ए से सी के बीच की। तो इसे विस्थापन कहते हैं। इसलिए विस्थापन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि दूरी मतलब कुछ ना कुछ चलना होता है। ठीक है, अब दूरी चल रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। बट जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों संभव है। ठीक है, देखिए कैसे। अब दूरी तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगी, आप कुछ चलेंगे तो दूरी होगी, नहीं होगी तो डिस्टेंस, अगर ज़ीरो का मतलब डिस्टेंस कवर ही नहीं करी। ठीक है, तो अगर विस्थापन की बात करता हूँ तो आप ए से बी जा रहे हैं लाइक डेट, तो ए से बी जाने में यही आपकी दूरी है और यही आपका विस्थापन है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, लेट सपोज 10 मीटर की आप बात करते हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन, ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये पहली कंडीशन जब विस्थापन क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर मैं नेगेटिव विस्थापन की बात करता हूँ, ऋणात्मक या ज़ीरो की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ से गया, ए से गया बी तक और बी से वापस लौट के आ गया ए तक। ठीक है,
बी से गया ए तक, वापस बी से आ गया ए तक। तो आप देखेंगे इसकी दूरी कितनी हो गई। लेट सपोज अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो 10 गया प्लस 10 आया तो दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। बट अगर आप विस्थापन की बात करते हैं तो जब 10 गया और 10 वापस आ गया, वापस आने के लिए अब इसकी डायरेक्शन ये थी, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन उसको माना था, उसके नेगेटिव आ रहा है यानी कि आने में -10 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। इट शोज डिस्प्लेसमेंट इज 0। और एक और आप बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। देखिए अगर ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी तो सर्कुलर मोशन में आप घूमकर वापस उसी पोजीशन पर आ गए, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी यही था, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर भी आपका जो विस्थापन होता है वह क्या होता है 0 होता है। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। लेट सपोज कि आप यहाँ से गए इस प्रकार से ए से बी तक, ठीक है, ये आपकी जाने की डायरेक्शन थी, और आप बी से ए वापस इधर नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर और आ गए लेट सपोज सी पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आप टोटल दूरी कितनी कवर करी। आप शुरू में 10 मीटर गए, वापस 10 मीटर ये आए, प्लस 5 मीटर और एक्स्ट्रा चले गए, यानी कि 25 मीटर आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। बट अगर आप विस्थापन की बात करते हैं तो आपकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, यानी कि यह आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन थी। अब वो 10 मीटर गया तो आपके लिए +10 होगा, प्लस जब वापस आया तो -10 और -5 नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन थी उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये दिशा पर निर्भर करता है, और अगर अपोजिट दिशा में चल रहे हो तो दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो +10 चला, यहाँ से B से वापस A आया, आप इसको ऐसे लिखिए A to B प्लस B to A प्लस A to C, ये टोटल विस्थापन होगा। तो A to B क्या है +10 प्लस B to A क्या है -10 प्लस A to C क्या है -5। तो आप देखेंगे ये आएगा +10 -15, यानी कि फाइनल आंसर आएगा -5, जो क्या है नेगेटिव है, जो क्या है एक ऋणात्मक राशि है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, वह पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। बट दूरी जो होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, पर दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, चाल, विस्थापन, वेग, एक्सेलरेशन आदि सारी चीज़ों के बारे में अपन आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए टॉपक्राफ्ट मैथ्स क्लासेस में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।